आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो चैप्टर 11 ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12 नेम इज द राइटफुल इनहेरिटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के उचित उत्तराधिकारी। तो जान लेते हैं क्या है इसमें कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं इस बड़ी धरती की सुंदर छोटी सी वन्य भूमि का मालिक बना, मेरा दृढ़ विश्वास था कि मेरा भविष्य सुरक्षित था। यह नारियल के वृक्षों एवं पुराने मकान पर जिनका नवीनीकरण होना था के साथ 2 एकड़ जमीन थी। ये वे दिन थे जब नारियल के दाम बढ़ते जा रहे थे। मुझे नारियल से लदे हुए पौधों द्वारा प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। यह बड़ी खुशी का स्थान था। परंतु फिर वहां वे लोग पहुंचे जिनको वहां नहीं होना चाहिए। नवी अनाधिकार प्रवेश करने वाले, कानून न मानने वाले, उस स्थान के मालिकाना अधिकार के लिए दस्तावेजों के साथ सीमा पर लकड़ी या लोहे के घेरों पर उन लोगों ने हंगामा किया। मेरे कुत्ते शान की चौकीदारी का खुलकर विरोध किया। वे लोग दुनिया में किसी की भी, यहाँ तक कि सरकार की परवाह नहीं करते दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले आने वालों में पक्षी व तितलियां थीं। एक बहुत बड़ा व नाना प्रकार के पक्षीगण और बहुत सी तितलियां पेड़ों की डालियों व शाखाओं में रहने लगे। पक्षी चहचहाने, तितलियां चबूतरों के आसपास सूर्य के आलोक में अपने रंगों को बिखेर कर मनाने लगी। चहचहाते पक्षी व तितलियों को हम भगा नहीं सके, परंतु फिर वहां कोई आए। उनकी कर्कश बोली किसी वेश्रे गाने एवं दूसरे पक्षियों के असुंदर गानों से भी अधिक असहनीय थी। इसके अतिरिक्त वे नीचे उतरकर मुर्गों के बच्चों पर झपटते थे। उनका पीछा बाज पक्षियों ने किया जो नारियल के पत्तों में चिड़ियों के रहने से स्थान पर बैठने के उतारू रहने लगे। वे उन्हें देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। शीघ्र ही वहां बांस की झाड़ियों में नेवले एवं निकट के झाड़वन से लोमड़ियां भी आई जो मुर्गियों पर आक्रमण के लिए तैयार रहती थी। यहाँ तक कि मुझे आश्चर्य होता था कि मेरी भूमि पर इन जीवों का क्या अधिकार था। वहाँ भयानक जीव जिसके हाथ पैर पंख नहीं थे, वह एक कोबरा था। वह मेरे सामने खड़ा था, प्रतिष्ठित, आश्चर्यजनक अपनापन फैलाकर। वह जैसे पूछ रहा था कि तुम्हारा इस जमीन के टुकड़े पर क्या काम है। मैंने कहा अच्छा होगा यदि तुम तुरंत मेरी 2 एकड़ जमीन छोड़कर चले जाओ, परंतु मैं कहाँ जाऊं? क्या इस पृथ्वी का करीब करीब संपूर्ण भाग मनुष्य द्वारा खरीद नहीं लिया गया है? थोड़ा थोड़ा करके मेरी पत्नी ने कहा कटहल पक गया है, पर गिलहरियों व कोए इसको दावत ले रहे हैं। पक्षियों व चमगादड़ सारे अमरूद, चीकू, आम की कलमों को खा रहे हैं, परंतु यही इसकी सुंदरता है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान ईश्वर जो पूरे विश्व को बिना किसी आधार के उठाए रखता है, ने विविध वस्तुओं का अपने जीवों के लिए सृजन किया है। फल, घी, तेल, जड़, घास, अनाज, फूल, जल व हवा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पक्षी, जंगली पशु, कीड़े मकोड़े भी इस पृथ्वी के उत्पादन हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसा दुर्भाग्य है कि चूहों को मारा जाता है जिससे कि हम रह सकें। क्या मनुष्य पृथ्वी के जीवों के विनाश के बिना जीवित नहीं रह सकता? हम क्या चाहते हैं? एक वैज्ञानिक पद्धति, एक महान सोच के बिना किसी जीव की हत्या किए हम इस पृथ्वी पर रह सकें। ओ चूहों के निर्माता, हमें सहन न करें, कृपया हमारी बात सुने। आज वे चालाकी के द्वार समाप्त होने जा रहे हैं। यह तथ्य 9000 नारियल के हर महीने नष्ट होने को लेकर है, जो कि हमारी रोजी रोटी का प्रमुख माध्यम है। हमें क्षमा करें। 2 घंटों तक बाजार में खरीदारी करने के पश्चात मेरी पत्नी वापस लौटी। दूसरे सामानों में के साथ चूहे मारने का विष एक बड़े से टिन में था। विष को केलों, चावलों व मीठे खाद्य सामग्री में मिलाकर सभी स्थानों में रखा गया। उनके बीच नारियल के पत्ते रखे गए। 4 दिनों में 5 मुर्गियां, 12 गिलहरियां, 200 चूहे व 1 बिल्ली समय के पर्दे में सदा के लिए ओझल हो गए।
मरे हुए चूहे सड़ गए, हर जगह मृत्यु थी, पूरे घर में दुर्गंध फैल गई थी, परंतु कोमल कच्चे नारियल गिरते रहे। 15 दिन निकल गए, तब नारियल पर चढ़ने वाले ने कहा, उल्लू ही अपराधी हैं, वे कच्चे नारियल में चोंच मारते हैं। पर एक पुरानी कहावत उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी थी कि उल्लू एक शाकाहारी जीव नहीं है। कुछ माह के पश्चात असली अपराधियों की खोज हो गई। वे चमगादड़ थे। संध्या के बाद बड़ी संख्या में दल के साथ चमगादड़ आते थे। वह कच्चे नारियल में कस कर लिपट जाते थे। वे काट कर उन्हें चबाते, जिनमें पानी भरा होता। उनके भीतरी भावों को खाने के बाद वे संतुष्ट होकर उड़ जाते थे। चलो एक बंदूक खरीदें, मेरी पत्नी बोली। हम उससे चमगादड़ों, लोमड़ी व जंगली बिल्लियों को मार सकते हैं। मैं इस बात में भागीदार नहीं बनूंगा। बंदूक क्रूरता की निशानी है, यह पाप का आरंभ है। मनुष्य को इसका आविष्कार कभी नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी का चचेरा भाई एक दिन एक कीमती आलीशान बंदूक लेकर लौटा था। बोला 10 मील की परिधि के भीतर करीब 3000 नारियल एक दिन में नष्ट किए जाते। ऐसी स्थिति में चमगादड़ों पर यहाँ से गोली मारना ठीक नहीं। निकट के एक छोटे पोखरण के पास एक पुराना मंदिर है। इसके ठीक पास में एक जोड़ा बरगद के वृक्ष हैं। आप उन वृक्षों पर कम से कम 3000 चमगादड़ झूलते देखेंगे। मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा, यदि एक दिन में नहीं 2 अथवा 3 दिनों में। क्या आप उस महादृश्य जिसमें 3000 चमगादड़ों को मारे जाएंगे को देखना चाहेंगे? क्या उसको नहीं देखना चाहेंगे? मैंने प्रार्थना की, अरे चमगादड़ों स्वयं को बचाओ। ये अचरज भरा था। एक अनहोनी चमगादड़ बच गए थे। कैसे, आइए जान लेते हैं। मेरी पत्नी व उसका चचेरा भाई लज्जित चेहरे लेकर लौट आए। डरे सहमे उत्तेजित व क्रोधित होकर मेरी पत्नी बोली, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आए हैं। मंदिर के आसपास कुछ मकान हैं। 1 सेकंड में करीब 100 आदमियों ने हथियार लेकर हमें घेर लिया। उन्होंने हमें मार डालने की धमकी दी यदि हमने चमगादड़ों पर गोली चलाई। क्या आप जानते हैं क्यों? उनका विश्वास है कि चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं। तब मैंने एक निर्णय लिया। कुछ शब्दों में मैंने कहा, चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्माएं नहीं है, परंतु ईश्वर की अनेक रचनाओं में से एक है। नारियल की विनिष्ट होने दो, इनमें से कोई बात नहीं। हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जब वे अपना हिस्सा ले जाते हैं हमें कितना मिलता। अवश्य नारियल पर उनका अधिकार है। वे भी सर्वशक्तिमान प्रभु की रचना का एक भाग है। जैसे कि नारियल प्राचीन समय के अधिकार को स्मरण करो जो ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन करने के क्षण हमें दिया था। सभी प्राणी पृथ्वी के उचित उत्तराधिकारी हैं। इसको राइटर लिखा है, इनके लेखक हैं बेगम मोहम्मद बशीर। इन्होंने किस तरह से सारे जो पृथ्वी के मेन उत्तराधिकारी हैं उनका वर्णन किया है। आइए इस कहानी के बाद शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड वाई? लेखक ने स्वयं को किस बात से सुरक्षित समझा और क्यों? द ऑथर बिकम द ऑनर ऑफ अ टिनी लिटिल पीस ऑफ द अर्थ विच वॉज अ 2 acre plot with coconut palm and an old house that had to be recovered. That is why he felt that his future was secure. लेखक एक छोटी सी जमीन का मालिक बना जो 2 एकड़ स्थान में नारियल के पेड़ों के साथ थी एवं उसे एक पुराना मकान भी मिला जिसका नवीनीकरण हुआ था। अतः उसने सोचा कि उसका भविष्य सुरक्षित है। सेकेंड, वेयर वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म? खेत पर सबसे पहले भ्रमण करने कौन आया? द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म वर अ वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई इन अ ग्रेट नंबर। सबसे पहले बहुत बड़ी संख्या में पक्षी व तितलियां खेत पर भ्रमण करने के लिए आए। नेक्स्ट, राइट टू वे इन विच द क्राउज हेरिटेज द ऑथर? वे 2 तरीके लिखो जिनमें को ने लेखक को नाराज किया। द क्राउड हेरिटेज द ऑथर इन द फॉलोइंग 2 वे। फर्स्ट, देयर रकाश क्राउन वाज मोर इनहेरिटेबल देन द अदर वर्ड। Second, they perched on the coconut palm valiantly.
कोयों ने लेखक को निम्न दो तरीकों से परेशान किया। पहला, उनकी कर्कश बोली दूसरे पक्षों से अधिक असहनीय थी। दूसरा, वे नारियल के पेड़ों को प्रबल उद्यम से चोंच से ठोकर मारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिमिलरिटी डिड द हाउक शेयर विद द क्राउज? बाज पक्षियों की कोयों से किस प्रकार में समानता थी? द क्राउ यूज्ड टू प्रीच on the coconut palm with the same interest of hawk. This was the similarity between them. कोई नारियल के पेड़ों में वैसे ही उद्यमता का प्रयोग कर अपनी चोंचों से ठोकर मारा करते थे जैसे बाज मारते थे। दोनों में इसी बात की समानता थी। नेक्स्ट, what was the mystic creature that the author encountered? वह कौन सा जीव था जिसके साथ लेखक की मुठभेड़ हुई थी? द मैस्टिक क्रिएचर दैट द ऑथर एनकाउंटर वाज ए कोबरा। एक अनोखा जीव जिसके लेखक की मुठभेड़ हुई वह एक कोबरा था। नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ कंप्लेंट दैट द फ्रूट्स वर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स? लेखक ने अपनी पत्नी की इस शिकायत पर किस फल, पक्षियों व स्तनधारी जीवों द्वारा खाए जा रहे हैं क्या प्रतिक्रिया दी? द ऑथर टोल्ड हिज वाइफ दैट Almighty God has created and the whole universe. Therefore, we should always remind ourselves that birds, beasts, and insects too are interested to the produce of the earth. लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, अतः हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि पक्षी, जंतु व कीट पतंगे का भी धरती की पैदावार पर उतना ही हक है जितना मनुष्य का। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स? चूहों को मारना लेखक ने किस प्रकार न्यायोचित समझा? द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स बाय सेइंग दैट द रैट्स हैड टू बी किल्ड टू दैट वी कैन लिव। लेखक ने यह कहकर चूहों को मारना न्यायोचित समझा कि चूहों को मारना पड़ेगा ताकि हम जी सकें। नेक्स्ट, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉइजनिंग द रैट्स इन एंड सराउंड द हाउस? घर के अंदर व आसपास के क्षेत्रों में चूहों का जहर देने का क्या परिणाम हुआ? बाय पॉइजनिंग द रैट इन एंड अराउंड द हाउस द रैट्स वर फाउंड डेड इन द एटिक एंड द stench spread all over the house. मकान के अंदर व आसपास के क्षेत्रों में जहर डालने से चूहे मकान की टाड़ों पर मरे हुए मिले और उनकी दुर्गंध पूरे मकान में फैल गई। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पॉइजन नॉट स्टॉप टेंडर कोकोनट टू फॉल? विष डालने के बाद भी कच्चे नारियल का गिरना बंद क्यों नहीं हुआ? टेंडर कोकोनट continues to fall even after poisoning the rats because they were bats who came in swarm after the dust and cling to the tender coconuts. कच्चे नारियल चूहों को जहर डालने के बाद भी गिरते रहे क्योंकि वे चमगादड़ थे जो संध्या के बाद आते थे वह कच्चे नारियल से लिपट जाते थे। नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ सजेशन बाय बाइंग अ गन? लेखक ने अपनी पत्नी के बंदूक खरीदने के सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? द ऑथर वाज हाईली रिक्लाइंड टू हिज वाइफ सजेशन टू बाय ए गन टू हिम. Gun was a symbol of cruelty. He told his wife that men should never have invented it. लेखक ने अपनी पत्नी के बंदूक खरीदने के सुझाव पर कठोर अनिच्छा दिखाई। उसके अनुसार बंदूक क्रूरता की निशानी है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मानव को बंदूक का आविष्कार कभी नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉजन रेमेडी फॉर रीडिंग द फॉर्म ऑफ बैट्स? चचेरे भाई का चमगादड़ों से मुक्ति पाने का क्या उपाय था? कॉजन रेमेडी फॉर रीडिंग द फॉर्म ऑफ बैट वाज टू फिनिश ऑल द बैट्स banging on the two trees for fulfilling his aim. His bought an expensive grim-looking gun. He explained to kill all the bats within 2-3 days. चचेरे भाई ने खेत में चमगादड़ों से मुक्ति पाने के लिए सभी चमगादड़ों को के 2 पेड़ों पर झूल रहे हैं का समाप्त करने का सोचा है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने एक कीमती आलीशान बंदूक खरीदी। उसने 2-3 दिन के अंदर सारे चमगादड़ों को मारने की योजना बनाई। नेक्स्ट, हाउ वर द बेट्स सेव्ड? चमगादड़ किस प्रकार बचे? व्हेन ऑथर वाइफ एंड कजन वेंट टू किल द बेट्स
About 100 people armed with the lethal weapon surrounded them and threatened to kill if they shoot at the bats. Concurrently, they had to pay, and the bats were saved. जब लेखक की पत्नी और चचेरे भाई चमगादड़ों को मारने गए, करीब 100 लोग जो हथियारों से लैस थे उन्हें घेर लिया व धमकी दी यदि चमगादड़ों पर गोली चलाई तो वे उन्हें मार डालेंगे. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर ड्राइव आफ्टर द इंसिडेंट एट द आइसलैंड. छोटे से द्वीप में उस घटना के बाद लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला. आफ्टर द इंसिडेंट in the Iceland, author drive the conclusion that bats are also one of the God's many creations. They are also the rightful inheritor of the earth. Thus the author thought it didn't matter if coconuts were being destroyed, as bats had also a right to a coconut. He wished to be satisfied with the remaining part after bat had taken their share. छोटे से द्वीप में उस घटना के बाद लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि चमगादड़ भी ईश्वर की रचना है, वे भी विश्व के वंशाधर है. अतः लेखक ने सोचा कि इनमें से कोई बात नहीं यदि नारियल समाप्त हो रहे थे, क्योंकि उन पर चमगादड़ों का भी अधिकार है. लेखक ने इच्छा जाहिर की कि चमगादड़ों के अपना भाग ले जाने के बाद बाकी बचे नारियल से हम संतुष्ट होंगे. इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.